So, as the winter holidays has been finished and your online classes has been resumed, so make sure that you all people should take your classes according to your timetable. Okay. First of all, I would like to mark your attendance. If someone attendance is missing, just let me know. It's 0105 14 16, and then it's 19 20 21 23 and 34 35. और अगर इसके अलावा कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी अटेंडेंस मैंने अभी तक मार्क नहीं की है, जस्ट लेट मी नो सो दैट आई कुड बी एबल टू सबमिट योर अटेंडेंस. सबकी अटेंडेंस हो चुकी है. क्लास में 9 पार्टिसिपेंट हैं और उनकी अटेंडेंस ये है. while you are total strength of your class is 33, and that's an alarming situation that how much you people are serious towards your studies. Okay, anyhow, if कि आपको अगर याद हो तो कोई मुझे बता सकता है कि विंटर हॉलिडेज से पहले which last topic we were covered, and do you people have any concept about that? चलें, हम concept को तो छोड़ें, वो वहां तक तो आपने कहाँ पहुंचना है. आप सिर्फ ये बता दें कि आपको याद है कि आपने क्या पढ़ा था. क्लास याद है कि नहीं याद आप लोगों को? क्यों आप लोग विंटर हॉलिडेज में इतना बिजी हो गए थे कि आप लोगों को ये याद नहीं रहा कि हमें जो है वो कम से कम ये देख लेना चाहिए कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था. क्योंकि मुझे आज आपको वहीं से स्टार्ट करवाना है जहाँ से उसी से रिलेटेड मैंने आपको बताना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नहीं याद. अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो है वो क्लोजर मेथड पढ़ा था और साथ में उसके फंक्शनल डिपेंडेंसीज पढ़ी थी. ठीक है, आज हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं. नॉर्मलाइजेशन में आपके पास जो है वो 4 किस्म की नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होती है और BCNF होता है. ठीक है, आपके पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? आपके पास से जब आप अपनी कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आपने देखना होता है कि क्या हमारी डेटाबेस जो है उसका हमने जो रिलेशन या टेबल क्रिएट किया है वो इस किस्म का है कि वो उसकी नॉर्मल फॉर्म के अंदर प्रेजेंटेशन उसकी है या नहीं है. ठीक है, तो आपके पास अगर जो आपका जो रिलेशनशिप या टेबल है वो नॉर्मल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो जो वो प्रोसीजर जिसके अंदर हम अपनी अनसेटिस्फैक्टरी जो प्रेजेंटेशन है रिलेशंस की उसको ख़त्म करके एट्रीब्यूट्स को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि हम वहाँ पे कोई एम्बिग्युइटी ना बचे. उस प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, और जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो आपके पास डिपेंड करती हैं by using the candidate keys and functional dependencies. ठीक है, ये दो चीजें जो हैं ये हमारे पास किसी भी रिलेशनल स्कीमा की जो है वो पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म को बनाने में हेल्प आउट करते हैं. ठीक है, आपके पास अगर मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा टेबल है जिस टेबल के अंदर आपके पास रोल नंबर, नेम और कोर्स दिया हुआ है. ठीक है, और आपके पास रोल नंबर 1 जो है उसका नेम अली है और वो कोर्स C और C++ पढ़ रहा है, जबकि रोल नंबर 2 जिसका नेम जारा है वो आपके पास जावा पढ़ रही है. ठीक है, और आपके पास रोल नंबर 3 जो है वो उसका नेम साद है और वो DBMS और स्टैट पढ़ रहा है. तो अगर आप इसको देखें तो यू कैन सी दैट के इन दिस रिलेशन against a single value in a tuple there are multi-valued relationship attributes you can find over there. कि एक टेबल है जिसके टपल के अंदर आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू है. जैसे ऐसा हो सकता है ना कि किसी स्टूडेंट का हमारे पास
एक से ज्यादा फोन नंबर हो किसी स्टूडेंट के, हमारे पास एक से ज्यादा एड्रेसेस हों, या आपके पास एक स्टूडेंट जो है वो आपके पास एक से ज्यादा कोर्स पढ़ रहा हो, तो ये जो प्रेजेंटेशन हमारे पास प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, हम इसको कहते हैं कि हमारा टेबल जो है वो नॉर्मल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं किया गया। इसकी देयर शुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन जिसके अंदर हम उसको एक्सेस भी इजीली कर सके और हमारे लिए उसमें कोई एम्बिग्युइटी के चांसेस भी ना रह जाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे हम पहले हमारा ये सोल्यूशन होता है कि इंस्टेड, एक सोल्यूशन नंबर 1 ये होगा कि इंस्टेड ऑफ आप ये इन सब के आपके पास ये जो हमारे पास एक रोल नंबर का था या हमारे पास जो है वो नेम और कोर्स का एट्रीब्यूट्स थे, तो हम इनको बहुत एक ही टपल के अंदर दो दो वैल्यूज लिखने के बजाय क्यों ना हम एक सिंगल वैल्यू असाइन कर लें। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप देखें कि आपके पास लाइक के अगर रोल नंबर 1 है तो मैं कहती हूँ कि रोल नंबर 1 जो है वो मेरे पास जो है वो उसका नाम जो है वो अली था। ठीक है, और अली नाम का स्टूडेंट जो था वो आपके पास एक कोर्स पढ़ रहा है जिसका नाम सी है, जबकि यही स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है और उसका नाम जो है वो अली है, वो मेरे पास एक और कोर्स पढ़ रहा है जो कि आपके पास C++ है। ठीक है, इसी तरह आपके पास रोल नंबर 2 है जिस स्टूडेंट का नाम आपके पास जो है वो जारा है, और जारा जो है वो हमारे पास जो है वो जावा पढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट 3 थी वो आपके पास उस स्टूडेंट 3 का नाम जो है वो साद है। ठीक है, और साद जो है वो हमारे पास दो कोर्सेज पढ़ रहे हैं, एक कोर्स उसका जो है वो आपके पास DBMS का है, जबकि जो दूसरा कोर्स है वो आपके पास रोल नंबर 3 का जो है वो आपके पास स्टेट है। तो आप देखें कि जो हमने अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की है उसके अंदर आपके पास चीजों को अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान है और उसके अंदर एम्बिग्युइटी के चांसेस भी नहीं है, और किसी टाइम भी इसको अगर हमने एडिट करना हो या अपडेट करना हो डाटा को तो दैट वुड बी नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। ठीक है, ये एक सोल्यूशन तो मेरे पास जो है वो इसका ये हो गया। ठीक है, जिसको मैं सोल्यूशन नंबर 1 कहूंगी। ठीक है, आपके पास इसके अलावा भी डेटा को आप और भी डिफरेंट तरीके के साथ उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका एक सोल्यूशन 2 मेरे पास होगा कि इंस्टेड ऑफ मैं एक टेबल के अगेंस्ट इतने सारे टेबल जो हैं उनको मैं करूं, मैं क्यों ना एक और कॉलम ड्रा कर लूं और उस कॉलम के अंदर मैं लेट मी ड्रॉ अनदर टेबल फॉर यू। ठीक है, आपके पास एक सोल्यूशन नंबर 2 है कि आपके पास एक यही टेबल मैंने दोबारा से ड्रा किया। ठीक है, और इस टेबल के अंदर हमारे पास वही एट्रीब्यूट्स थे, एक हमारे पास रोल नंबर के एट्रीब्यूट है। ठीक है, और हमारे पास जो है वो दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो उसकी नेम का है। ठीक है, जबकि हमारे पास बजाय इसके कि हम कोर्स का जो है वो हम कोर्स के लिए एक ही एट्रीब्यूट रखें और उस एट्रीब्यूट से कहें कि आपके पास एक स्टूडेंट जो है वो ये कोर्स पढ़ रहा है, ये कोर्स पढ़ रहा है, क्यों ना हम उसको चाहें तो हम उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम कोर्स के 2 एट्रीब्यूट्स बना लें। ठीक है, ये मेरे पास सोल्यूशन नंबर 2 होगा इस कैटेगरी में। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 2 क्या कहता है मुझे, लेट मी ड्रा इट ओवर हियर, कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये रोल नंबर है। ठीक है, और रोल नंबर के साथ मेरे पास दूसरा जो कॉलम है वो एट्रीब्यूट जो है वो मेरे पास नेम का ही रहेगा। ठीक है, और नेम के एट्रीब्यूट के साथ मेरे पास जो है एक कोर्स C1 के नाम से हम रख देते हैं और दूसरे को हम एट्रीब्यूट को C2 का नाम दे देते हैं। तो डेट इज अनदर वे। तो अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम कहेंगे कि रोल नंबर 1 जो है जिसका नाम अली है वो मेरे पास जो है वो 2 कोर्सेज पढ़ रहा है, एक कोर्स वो C पढ़ रहा है जबकि दूसरा कोर्स जो है वो C++ पढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास जो रोल नंबर 2 है
जिस उसका नाम स्टूडेंट का नाम जो है वो ज़ारा है, वो मेरे पास से कोर्स एक ही कोर्स पढ़ रही है जावा, और क्योंकि मेरे पास दूसरे एट्रीब्यूट में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो नल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह मेरे पास जो तीसरा स्टूडेंट साद है, वो मेरे पास वो भी 2 कोर्स पढ़ रहे हैं, एक मेरे पास वो DBMS पढ़ रहे हैं और एक मेरे पास जो है वो स्टैट पढ़ रहे हैं। तो आपके पास इस तरीके से आप सॉल्यूशन 2 अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन 2 था। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन 2 के अंदर एक प्रॉब्लम आता है कि अगर जो स्टूडेंट एक कोर्स पढ़ रहा है वो दूसरा कोर्स नहीं पढ़ा तो वहां पे हमें ये नल वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, और किसी भी रिलेशनशिप के अंदर इतनी सारी नल वैल्यू ऐड करना जो है ये सूटेबल सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, यानी कि गुड प्रेजेंटेशन नहीं होती अगर कोई भी टेबल जो है वो टू मच नल वैल्यूज कंटेन करे। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में भी करवाया था, कि हम बजाय इसके कि एक ही टेबल के अंदर सारा डाटा डालें, तो ये हमारे पास बेटर ऑप्शन है कि हम 2 टेबल ड्रा कर लें। एक टेबल जो है उसके अंदर हम 2 एट्रीब्यूट रखें, जिसमें एक आपके पास रोल नंबर हो जाएगा और एक आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, एक आपके पास नेम का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास इसी तरह से जो दूसरा एक और हम यहाँ पे एट्रीब्यूट शो एक और टेबल बना लेते हैं, उस टेबल के अंदर हम बाकी की 2 वैल्यूज असाइन कर देंगे, जो कि आपके पास जो है वो होंगी, सॉरी व्हाट्स रॉन्ग विद इट। चले हम इसको ड्रा करते हैं दोबारा से, लेट मी ट्राई इट। तो आपके पास ये हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आ गया, और सॉरी एक और टेबल आ गया, जिसके अंदर हम एक प्राइमरी की यूज करेंगे और उसके साथ में हम कोर्स की डिटेल ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज असाइन करूं तो यू कैन सी डेट कि मेरे पास ये टेबल किस तरीके से बनेगा। मेरे पास पहले तो इस टेबल के अंदर जो है पहली वैल्यू जो है वो आपके पास एक तो उसके अंदर रोल नंबर ही आएगा, और दूसरा इसके अंदर जो दूसरा एट्रीब्यूट जो होगा वो मेरे पास इसके नेम का आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक टेबल के अंदर वैल्यूज डालने के मैंने 2 टेबल्स बना लिए। ठीक है, जैसे उसके अंदर रोल नंबर 1 है, उसका नाम मेरे पास अली है। ठीक है, रोल नंबर 2 है, उसका नाम मेरे पास जो है वो ज़ारा है। ठीक है, और रोल नंबर 3 जो है उसका नेम मेरे पास जो है वो साद है। ठीक है, इसी तरह जब मैं दूसरे टेबल की बात करूंगी तो दूसरे टेबल के अंदर मेरे पास जो एट्रीब्यूट बनेंगे वो आपके पास क्या बनेंगे कि आपके पास जो है जो प्राइमरी की है हम एक उसी को यूज करेंगे, जो कि मेरे पास क्या थी, रोल नंबर की थी। ठीक है, और दूसरी जो हो जाएगी वो मेरे पास कोर्स की हो जाएगी। ठीक है, तो उसका क्या फायदा होगा मुझे, COU। ठीक है, आपके पास मैं कहूंगी कि रोल नंबर 1 जो है वो मेरे पास एक और सी कोर्स जो है वो सी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और रोल नंबर 2 ही मेरे पास जो है वो दूसरा कोर्स जो है वो C++ का पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी रोल नंबर 2 नहीं था, ये रोल नंबर 1 ही पढ़ रहा था दूसरा कोर्स। ठीक है, और इसी तरह आपके पास रोल नंबर 2 जो है वो आपके पास जो है वो जावा पढ़ रहे हैं, और रोल नंबर 3 जो है वो भी आपके पास 2 कोर्स पढ़ रहे हैं, एक DBMS का। ठीक है, और दूसरा रोल नंबर 3 जो है वो मेरे पास कोर्स पढ़ रहे हैं स्टैट का। ठीक है, तो ये देखें कि आपके पास ये 2 तरीके हैं। ये मेरे पास सॉल्यूशन नंबर 3 है। ठीक है, मैंने इस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपके पास 3 सॉल्यूशंस जो हैं वो डिस्कस किए कि ये मेरे पास एक ऐसा रिलेशन था जो कि आपके पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं था। उसके लिए सॉल्यूशन 1 डिस्कस किया गया कि सॉल्यूशन 1 के अंदर आप क्या करें कि बजाय इसके कि एक टपल के आगे 2 वैल्यूज आप ऐड करें, आप उसको एक नई टपल उसके अंदर ऐड करें और आप हर एक को एक एक वैल्यू जो है वो असाइन कर दें। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या था हमारे पास
कि आपने क्या करना है कि बजाय इसके कि आप इतने सारे टप्पल ऐड करें, आप एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर लें जिसके अंदर आप जिसको C2 का नाम दे दें और उसके अंदर आप दूसरा कोर्स जो है वो आप शो करें। लेकिन उसका क्या ड्रॉबैक था कि हमारे पास बहुत सारी नल वैल्यूज जो है वो शो हो सकती थी। आपके पास सोल्यूशन नंबर 3 था। सोल्यूशन नंबर 3 के अंदर हमने अपने जो हमारे पास डेटा था उसको 2 टेबल्स में डिवाइड कर दिया। एक जो था वो रोल नंबर और नेम का रह गया और दूसरा जो था वो रोल नंबर और कोर्स का हो गया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो होगा ये बेस टेबल होगा, ठीक है। और जो आपके पास दूसरा टेबल होता है जो उसके रेफरेंस से डाटा ले रहा होता है उसको हम रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं, ठीक है। और आपके अंदर आपके पास यहाँ पे जो प्राइमरी की होती है बेस टेबल की, वो आपके पास रेफरेंस टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की वर्क करती है। ये हमने सारा कुछ स्टार्ट में पढ़ा था, तो इसके लिए इसको एक दफा मैंने आपके लिए इसको रिवाइज किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो यू कैन आस्क मी, नहीं तो हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ मूव करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको क्लियर हो गया क्लास? यस मैम। यस मैम। चलें, गुड। अब हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करते हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या है, सबसे पहले कोई भी टेबल जो है वो आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर तब जाता है अगर वो आपके पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन मौजूद हो, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट इसका क्या है? रूल नंबर 1 कहता है कि आपके पास सबसे पहले तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए टेबल जो है मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सेकंड उसका रूल ये है कि उसके अंदर कोई भी जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो ना मौजूद हो, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। और रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आप बेसिकली ये रूल नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन है। वो कहती है कि आपके पास जो है कि जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके पास शुड बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की, यानी कि प्राइमरी एट्रीब्यूट्स पे, ठीक है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो हैं वो आपके पास जो हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट पे फुली डिपेंडेंट होने चाहिए। आपको मैंने फंक्शन डिपेंडेंसीज करवाई हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। होपफुली कि आपको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स का भी पता होगा और प्राइम एट्रीब्यूट्स का भी। तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं और नॉन प्राइम क्या होते हैं? नहीं पता किसी का भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स और प्राइम एट्रीब्यूट्स का? फंक्शनल डिपेंडेंसी वाला टॉपिक याद है आपको कि वो भी नहीं याद? किसी को भी नहीं याद है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाला? चलें ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि आपके पास आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट कीज रखते हैं, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो आपके पास जिनके पास कैंडिडेट की होती है, और जबकि उसके अलावा टेबल में मौजूद बाकी सब एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो आपके पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिलेशन है, ठीक है।
ठीक है, तो आपके पास ये डेफिनेटली एक टेबल के अंदर एक ही वैल्यू है, एक से ज्यादा नहीं वैल्यू मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास इसके दूसरे हमारे पास रूल क्या था कि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं है। अब मैं पार्शियल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को अगर आपको बताऊं तो आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहती है कि आपके पास अगर कोई सेट ए बी मौजूद है, ठीक है, तो आपके पास उसके सबसेट क्या होंगे, वो या ए होंगे या बी होंगे। ठीक है, एक सेट है आपके पास ए बी, उसके जो सबसेट हैं वो आपके पास ये ए होगा या वो आपके पास जो है वो बी होगा। ठीक है, अगर आपको दिया जाए कि इसकी जो फंक्शन डिपेंडेंसी है वो ये है कि ए जो है वो डिटरमाइन कर रहा है सी को, तो आप यू कैन सी डेट कि आपके पास हमारे पास पूरा सेट जो है वो ए बी का है, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक उसका एट्रीब्यूट जो है वो सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। अगर यहाँ पे होता ना कि ए बी मिलके जो है वो सी को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये फुली डिपेंडेंसी कहलाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी जो होती है उसके अंदर अगर मैं कहूँ कि ए बी जो है ये मेरे पास एक प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब है कि इसके अंदर इसके पास कैंडिडेट की है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास स्टोर आईडी जो है और कस्टमर आईडी जो है ये मेरे पास कैंडिडेट कीज हैं, तो अगर ये दोनों इनके दोनों एट्रीब्यूट कैंडिडेट की शो करें तो ये भी मेरे पास प्राइम एट्रीब्यूट है, और आपके पास स्टोर आईडी जो है वो भी आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट है। लेकिन क्योंकि लोकेशन के पास कोई भी कैंडिडेट की नहीं है तो ये मेरे पास एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, और हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है कि आपके पास कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होने की बात क्या है कि ये ना हो कि आपके पास जो है वो एक तरफ जो है वो आपके पास दो 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 एट्रीब्यूट्स मिलके जो हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट्स बना रहे हैं, लेकिन उनमें से जो एक तीसरा है वो आपके पास एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को जो है वो डिटरमिन कर रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम उसका सोल्यूशन जो है ना वो इस तरीके से निकालेंगे कि आपके पास ये जो दो एट्रीब्यूट्स है ना हम इनका एक अलग से टेबल बना लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी होगी। ठीक है, और एक हम दूसरा टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास जो है वो स्टोर आईडी और लोकेशन होगी। तो हम इस टेबल को स्प्लिट कर देंगे दो सब टेबल्स में। ठीक है, तो इसका क्या फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा कि हम कह सकते हैं कि कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी दोनों ही कैंडिडेट कीज हैं और दोनों ही प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। और अगर मैं कहूँ कि कस्टमर आईडी स्टोर आईडी को डिटरमिन कर रहा है तो वो कोई उसके अंदर वो फुली डिपेंडेंसी शो कर रहा है, या स्टोर आईडी जो है वो डिटरमिन कर रहा है लोकेशन को, तो उसके अंदर भी क्योंकि ये मेरे पास अलग से टेबल बन चुका होगा, जैसा कि मैं ए और बी को स्प्लिट कर रही हूँ, अगर ए अकेला सी को डिटरमिन कर रहा है तो इस कंडीशन के अंदर जब मेरा टेबल जो है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा तो ये वर्क कर सकता है। लेकिन अगर मेरे पास ये पूरा एक टेबल है तो उसके लिए मुझे ए और बी दोनों को ही जरूरी है कि वो लोकेशन को डिटरमिन करें। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कस्टमर आईडी लोकेशन को डिटरमिन करे या स्टोर आईडी डिटरमिन करे। लेकिन अगर यही टेबल जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, जिसके अंदर एक के अंदर मेरे पास जो है वो कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी है, ठीक है, और दूसरे पार्ट के अंदर मेरे पास जो है वो स्टोर आईडी और लोकेशन है, तो उस कंडीशन के अंदर अब ये कंडीशन डिफरेंट हो चुकी है। ठीक है, कंडीशन कैसे पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो चुकी है। पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे खत्म हुई कि आपके पास अब पहले दो एट्रीब्यूट्स मिलके जो हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट बना रहे थे और वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट लोकेशन को डिटरमिन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब आपके पास क्या कंडीशन आ गई, अब आपके पास कंडीशन आ गई कि ये एक प्राइम एट्रीब्यूट जो कि हमारे पास कैंडिडेट की है ये एक प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमिन करिए फुली, और यहाँ पे एक फुली प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है, यानी कि ए यहाँ पे बी को डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है बी जो है वो सी को डिटरमिन कर रहा है।
तो ये दोनों अलग-अलग से टेबल हैं, इनके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर ऐसा टेबल जिसके अंदर आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी रह जाती है तो वहां पे हम कहते हैं कि हमारा टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है। ठीक है, इसको अगर मैं एक और एग्जांपल के साथ समझाऊं तो आप देखिएगा कि आपके पास सिंपल रिलेशनशिप के अंदर मैं कह रही हूँ कि आपके पास एक रिलेशनशिप है जिसके एट्रीब्यूट्स आपके पास जो है वो ए बी सी और डी हैं। ठीक है, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आपके पास एक रिलेशन है, ठीक है, जिसके एट्रीब्यूट मेरे पास ए बी सी डी और आपके पास जो ई और एफ है। ठीक है, ये उसके एट्रीब्यूट्स के नेम है जो कि हमने जिस तरह हमने क्लोजर मेथड के अंदर किए थे। ठीक है, और इसके अंदर जो फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं वो ऐसे दी गई हैं कि आपने सबसे पहले जो है उसके सी जो है वो एफ को डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, और आपके पास जो है वो ई है वो ए को डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, और आपके पास जो ई सी है वो डी को डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, ई और सी मिलके जो हैं वो आपके पास डिटरमिन कर रहे हैं डी को। ये आपके पास पेपर में दिया होता है। ठीक है, और ए और बी जो हैं, ए जो है वो बी को डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, तो क्लोजर मेथड जो था मैंने आपको करवाया हुआ था उसमें आप क्या करते हैं, फर्स्ट आपने फाइंड करना होता है कि आपके पास इसमें कैंडिडेट की कौन सी है। तो कैंडिडेट की फाइंड करने का मैंने तरीका बताया था कि आपने पहले सारी डिपेंडेंसीज के राइट हैंड साइड चेक कर लेनी है कि इसके अंदर कौन सा जो है वो राइट हैंड साइड के अंदर मौजूद है। ठीक है, पहले आप अपनी राइट हैंड साइड लिख लें। ठीक है, राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास जो है वो लाइक के एफ मौजूद है। ठीक है, हमारे पास ए मौजूद है, हमारे पास डी मौजूद है और हमारे पास बी मौजूद है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास जो है वो कौन से जो राइट हैंड साइड में नहीं मौजूद है वो हमने राइट कर लेने हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास ई और सी जो थे वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं थे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो कोई भी कैंडिडेट की अगर बनी तो उसके अंदर ई और सी जो है वो मस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, मेरा सेशन एंड हो रहा है, आप मुझे रीज्वाइन कर लें काइंडली। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्लास मेरे बैटरी आईपैड की डाउन हो रही है तो आई विल जस्ट ट्राई टू फिनिश इट एज क्विकली एज आई कैन। तो मैंने आपको क्लोजर मेथड के अंदर करवाया था कि आपने पहले ईसी, इसका मतलब है कि ईसी जो है वो मस्ट बी मस्ट हैव द कैंडिडेट की। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो है वो ईसी का क्लोजर चेक कर लेना है। उसके लिए आपके पास मैंने बताया था कि ईसी जिसका आप चेक कर रहे होते हैं वो तो आपका आता ही आता है। ठीक है, अगर आपके पास ई मालूम हो तो आप ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सी फाइंड हो तो आप एफ को फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास जो है वो ई और सी दोनों हो तो आप किसको फाइंड कर सकते हैं, डी को फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास ए फाइंड आउट है तो आप उससे बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब है कि हम सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो ईसी से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ईसी जो है वो आपके पास कैंडिडेट की है। फिर आपने चेक करना है कि क्या ईसी किसी की राइट साइड पे मौजूद है, ई और सी किसी की राइट साइड पे मौजूद नहीं है, इसलिए हमें किसी और का क्लोजर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और हमें ये कंफर्म है कि हमारा जो ईसी ही है वो ही कैंडिडेट की है। अगर ये कैंडिडेट की है तो इसका मतलब है कि ईसी जो है वो हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, ईसी प्राइम एट्रीब्यूट है और जबकि बाकी के सारे जो हैं वो आपके पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, बाकी के सारे जो होंगे वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे जिसके अंदर आपके पास जो है वो एफ, ए और डी और बी आएगा। ठीक है, एफ, ए, डी और बी। ठीक है, तो आपके पास स्टेप 2 के अंदर आपने क्या किया कि सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड कर लिए, फिर उसके प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड कर लिए, फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर लिए। तीसरा आपके पास चौथा स्टेप जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने चेकआउट करना है कि इसकी में कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है
यानी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ई अलहदा से किसी को डिटरमिन कर रहा हो और सी अलहदा से डिटरमिन कर रहा हो। तो आप देखें तो ई जो है वो आपके पास ए को डिटरमिन कर रहा है और जो आपके पास सी है वो आपके पास डिटरमिन कर रहा है किसको डिटरमिन कर रहा है, यहाँ पे एफ को डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है? बिल्कुल यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है। इन दोनों को मिलके किसी को डिटरमिन करना चाहिए, अलग-अलग से डिटरमिन नहीं करना चाहिए। और जब आप देखेंगे किसी रिलेशनशिप के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो आप कहेंगे कि हमारा जो टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप चेक करके बताएंगे क्या आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में चेक करने का यही तरीका होता है। ठीक है, कि सबसे पहले आपने उसकी कैंडिडेट कीज फाइंड कर लेनी है, फिर उसके प्राइम एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट कर लेने हैं, फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। और अगर आपके पास ये सारे फाइंड आउट हो जाएं तो फिर आपने उसकी पार्शियल डिपेंडेंसी फाइंड आउट करनी है। अगर आपको लगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी प्रेजेंस है तो आपने कहना है कि हमारा टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। ये आपका आज का लेक्चर था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें। Is that clear to all of you? चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी बैटरी भी लैपटॉप की डाउन है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कल के लेक्चर में। अपने फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म को अच्छी तरह से रिवाइज करके आइएगा। जी मैम। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।